नीता एक बहुत ही सुंदर लड़की है। सुंदर तो इतनी मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। हमेशा छोटी छोटी बातों पर जोर से खिलखिलाकर हंसती रहती थी। सब लोग बड़े प्यार कॉमेडियन नंबर 1 बुलाते थे। नीता से छोटा एक भाई और एक बहन भी थे। नीता भाई बहन में सबसे बड़ी थी, पर स्वभाव ऐसा था कि सबसे छोटी हो। स्कूल जाते समय सारे रास्ते अपने भाई बहन से पूछती, देख मेरा काजल तो नहीं बिगड़ा? भाई गुस्से से देखकर, नहीं बिगड़ा। नीता थोड़ी देर चुप, फिर अच्छा देख मैं कैसी लग रही हूँ? भाई दोबारा गुस्से में, हाँ ठीक है। नीता थोड़ी देर चुप, फिर अच्छा देख मेरा बाल बाल तो अच्छा है ना, कहीं बिगड़ा तो नहीं? अब तो पूछो मत। भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर। भाई जोर जोर से चिल्लाना शुरू, अब चुप दीदी, सारे रास्ते मुझे परेशान करती हो, कभी ये ठीक कभी वो ठीक, नहीं जाऊंगा मैं स्कूल आपके साथ। वहीं पर बैग वैग फेंक कर भाई रोने लगता और नीता को बड़ा मज़ा आता। अपना हाथ मुंह पर लगाकर जोर जोर से खिलखिला कर उठती। नीता की हंसी देखकर दूसरे हंसने लगते। सिलसिला यही नहीं थमता। घर वापस आकर भाई, अम्मा कल से मैं दीदी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मा, क्यों बिट्टू, क्या हुआ? दीदी परेशान करती है? बिट्टू, हाँ, रास्ते भर पूछती है मेरा काजल देख, मेरी बिंदी देख, मेरा बाल देख, परेशान करती है मुझे, बहुत रोना आता है अम्मा। जाने दे बेटा, दीदी पागल है, उसकी आदत है परेशान करने की, उसकी बात का क्या बुरा मानना। बिट्टू, हाँ हाँ, सारा घर तो बस दीदी को ही प्यार करता है, इतना बोलती है कि मेरा सर दर्द हो जाता है, मुझे कान में उंगली डालना पड़ता है। नीता को अपने भाई की सारी बातें सुन मज़ा आता और दूर खड़ी हो खूब मस्ती करती। नीता के काले घने घुंघराले बाल थे, दूध सी गोरी, चुलबुली सी खुश मिजाज लड़की। उसकी बातें सुन ऐसा कोई नहीं था जो ना हंस देता हो। भरा पूरा परिवार था। पापा आसाम में जॉब करते थे और अम्मा घर पर बच्चों के साथ रहती थी। चाचा चाची, बड़े पापा, भैया भाभी, बड़े पापा के बच्चे, दादी, पूरा भरा पूरा परिवार था। परिवार में ऐसा कोई एक इंसान भी नहीं था जो नीता से प्यार न करता हो। सब बोलते थे ये सिंगल पीस ही बनी हुई है। पहले के समय में बेटियां ज्यों 12 साल की हुई नहीं कि सबको उनकी शादी की चिंता सताने लगती थी। नीता ज़्यादा भोली भाली थी, उसे दुनियादारी बिल्कुल भी नहीं आता था। ना किसी के लिए मन में कोई जलन, ना किसी के लिए कोई बैर, ना कभी किसी की बुराई करना। सबको 2 पल में ही अपना बना बैठती थी। मासूम सी सीधी सादी, बस अपने भाई बहन को परेशान करने वाली थी। नीता के पापा बाहर रहते थे तो घर की सारी जिम्मेदारी बड़े पापा ही देखते थे। नीता भी अपने पापा से ज़्यादा बड़े पापा के करीब थी और पापा की लाडली बेटी भी। अब दादी बोलती, नीता बड़ी हो गई है, इसके लिए रिश्ता देखो। नीता की अम्मा बोलती, नहीं, अभी नीता बहुत ही छोटी है। पर दादी बड़ी स्ट्रिक्ट थी तो सब हाँ बोल दिए। अब बड़े पापा लगे रिश्ता ढूंढने। जो जहाँ लड़का बताता बड़े पापा पहुँच जाते। अपनी बेटी योग्य उनको लड़का भी चाहिए था, पर वो कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, जिनको मिलना रहता है वो मिल ही जाते हैं। बड़े पापा को किसी ने लड़के के घर का पता बताया। पापा पहुँच गए लड़के वालों के यहाँ और वहाँ की चकाचौंध देखकर पापा की आंखें फट गई, क्योंकि लड़के वाले बड़े अमीर थे। अब तो पापा मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, पता नहीं हमारे यहाँ शादी करेंगे कि नहीं। लड़के के पापा का नाम भानु प्रताप सिंह था। नीता के बड़े पापा ने नीता की शादी की इच्छा जताई तो भानु प्रताप सिंह बोले, पहले हम लड़की को देखेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। नीता के बड़े पापा बोले, भाई साहब, कुछ लेन देन के बारे में भी बात कर लिया जाए तो, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। आपका इतना बड़ा बंगला है, पता नहीं मैं आपकी हैसियत से कुछ दे पाऊँगा या नहीं। भानु प्रताप सिंह का पूरे गुजरात में नाम था। उनका अपना होटल था,
साथ में अपना स्कूल भी था। गरीबों को खाना बांटना, कंबल वितरित करना, किसी कमज़ोर की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साड़ियों की भी खुद की फैक्ट्री थी। भानु प्रताप सिंह बोले, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ एक कपड़े में लड़की चाहिए। बस आप मेरे जो रिश्तेदार आएंगे उनका आदर सत्कार कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं चाहिए। पर पहले लड़की को देखने के बाद ही मैं आगे कोई फैसला ले सकूँगा। बड़े पापा, हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल, आप चाहे जब आकर हमारी गुड़िया रानी को देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ। नीता के बड़े पापा घर आकर सारी बात बताते हैं। सब बहुत खुश हुए कि इतना बड़ा खानदान मिला है हमारी नीता को। पर नीता की अम्मा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि अभी क्या उम्र है मेरी प्यारी गुड़िया की, चाय भी तो नहीं बनाने आती, ससुराल में कैसे रहेगी, आज तक एक रुमाल भी तो नहीं धोई है मेरी बेटी, क्या करेगी ससुराल में। अम्मा दिन रात परेशान रहने लगी। पर नीता की दादी और बड़े पापा की बात को कैसे काटे। और नीता को तो शादी का मतलब ही नहीं पता था। गुड्डा गुड़िया लेकर सारा दिन खेलती छोटे से गांव की अल्हड़ सी लड़की नीता अपनी सहेलियों के साथ गोटियां खेलती, बगीचे में भाग कर जाती और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी फेंकने वाला खेल खेलती। अभी भी उसका बचपना नहीं गया था। सारा दिन तितली की तरह उड़ती फिरती रहती थी। अब ऐसी लड़की की शादी भी शायद तय होने के बराबर ही थी। अब आखिरकार वो दिन भी आ गया जब भानु प्रताप सिंह और उनके छोटे भाई और छोटा बेटा राजीव नीता को देखने गांव में आ गए। अब नीता का पूरा परिवार लग गया मेहमानों की आवभगत में। नीता इतनी सुंदर थी कि ना करने का तो सवाल ही नहीं था। नीता के ससुर उसको देखते ही मोहित हो गए और रिश्ता पक्का कर दिए। नीता की शादी की तारीख भी पास आने लगी और घर में सब लोग, खासकर बड़े पापा, ज़्यादा परेशान रहते कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लड़के वालों की शादी में कोई कमी ना रह जाए। बस बारातियों के स्वागत की तैयारी में जुट गए। इन सब चक्करों में नीता के लिए कुछ भी नहीं बनवा पाए, क्योंकि 500 बाराती भी आने वाले थे। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब नीता को हल्दी लगने लगा। घर में सारे रिश्तेदार, बच्चे सब भरे थे और नीता तब भी मस्ती करने से पीछे नहीं रहती। खासकर भाई का नाम बिट्टू था, पर नीता सिर्फ टू बुलाती थी। नीता की बारात भी बड़ी शानदार आई। उस समय में ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी थी। हाथी घोड़े के साथ सर्कस वाले भी आए थे। सारे गांव में तहलका मच गया कि ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखा। मंडप भी इतना बढ़िया तैयार किया गया था कि मानो घर का आंगन नहीं, कोई स्वर्गलोक में आ गया हो। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी। बच्चे सारी लाइटों के पास जाकर खुश हो जाते। उनको लगता कि उनका ही रंग बदल जा रहा है, कभी नीला, कभी पीला, तो कभी हरा। बारातियों में नीता की 2 ननद भी आई थी, जो कि नीता से बड़ी थी। नंदे बोली कि हमें नीता से मिलना है और सीधे घर में पहुंच गईं और बाहर द्वार पर द्वार पूजा लगा था। नीता भी डरी डरी थी कि मैं ससुराल में कैसे रहूंगी, सब लोग कैसे होंगे, मेरा क्या होगा। इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी थी और मन की हालत भी किसी को नहीं बता पाती थी। नीता की नंदे नीता को देखते ही उछल पड़ी। हाय राम, इतनी सुंदर लड़की, जैसा मेरा भाई सूरज वैसे ही तुम चांद की तरह हो। नीता देखते देखते अचानक से बोली, अरे दीदी, आपका पैर कितना सुंदर है, मानो आपने कभी जमीन पर पाँव ही नहीं रखा है। फिर तो पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। नंदों को नीता की मासूमियत समझने में देर नहीं लगी और खूब नीता को प्यार देने लगी। अब धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और नीता भी बेटी से बहू बन गई। अब विदाई का समय तो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। एक बेटी से उसकी जन्मभूमि छूट जाता है, साथ में माँ बाप, चाचा चाची, बहन भाई, भैया भाभी, दादी, सारे रिश्ते पीछे छूटने का दर्द क्या होता है हम सब जानते हैं। नीता की माँ का हाल सबसे ज़्यादा बुरा था। रोते बेहोश हो जाती और बस यही कहती कि मेरी बेटी को ससुराल का अर्थ भी नहीं पता है, कैसे रहेगी मेरी गुड़िया रानी।
सारे घर वाले समझाते थे कि सब बढ़िया होगा, दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारी नीता को बहुत खुश रखेंगे। नीता की विदाई हो गई। अब नीता अपने मायके से ससुराल आ गई। पूरा गांव टूटा था दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। आखिरकार भानु प्रताप का बड़ा नाम जो था। नीता की दोनों ननद, जो कि नीता के साथ ही वापस आई थी, दौड़कर घर में जाती हैं और बोली, मम्मी वहाँ पर बड़ी खातिरदारी हुई, पर दुल्हन को एक भी गहना नहीं मिला है। बस छोटा सा कान में है, छोटा सा नाक में है और कुछ भी नहीं। नीता की सास बोली, जा सारे गहने जो मैंने नीता के लिए बनवाए हैं चुपके से गाड़ी में ही पहना दो, किसी को नहीं पता चले, नहीं तो मेरे समधियों की बेइज्जती होगी। जैसा मम्मी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। नीता हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। मुंह दिखाई की रस्में पूरी हो गई थी। सब लोग नीता को अपना परिचय दे रहे होते हैं। नीता मन ही मन ये सोच रही थी कि हे भगवान, कितना बड़ा घर, कितने बड़े बड़े कमरे, चारों तरफ इतने महंगे महंगे पर्दे लगे हैं। ऊपर देखा तो बाप रे, इतने बड़े झूमर, क्या ये सब असली है या नकली। नीता का ससुराल मानो कोई शीश महल हो। घर के सामने फूलों से लदा हुआ हरा भरा गार्डन और ढेर सारे नौकर चाकर। नीता के लिए ये सब किसी सपने की तरह था और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा उसका परिवार था। नीता का पति संजीव बहुत ज़्यादा सुंदर, समझदार और अच्छा इंसान था। नीता का पूरा घर उसे घेरे रहता, हर पल ध्यान देता था कि नीता को अकेलापन न लगे, और पति भी उसके रूप रंग को देखते ही फिदा हो गया था। बहुत ही प्यार करता था। नीता को भी बड़ी खुशी होती थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। नीता को चाय भी तो नहीं बनाने आता था, पर लगन थी हर चीज़ को सीखने की। खाना बनाने वाली आती तो साथ में नीता भी लगी रहती थी, जिसकी वजह से उसे सब कुछ आने लगा और फिर नीता खाना खुद बनाने लगी। खाना बनाने वाली से बोली, अब तो मुझे आ गया है तो मैं खुद ही अपने परिवार को बनाकर खिलाना चाहती हूँ। नीता को भी धीरे धीरे सबसे प्यार हो गया था। वो ससुराल में भी खूब मस्ती करती। ससुर जी की तो प्यारी बड़ी बिटिया बन गई थी। ससुर शुगर बीपी पेशेंट थे, जिसके चलते अक्सर बीमार पड़ जाते थे। सारी जिम्मेदारी अब संजीव, नीता के पति, पर आ गई थी और वो बखूबी निभाता था। कुछ समय बाद नीता को बेटा पैदा हुआ। नीता चुलबुली बहू से माँ बन गई, पर अभी भी उसके अंदर का बच्चा जिंदा था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया था। आखिर भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मालती दादा दादी जो बन गए थे। पूरा परिवार जश्न मना रहा था घर के वारिस की खुशी में। भानु प्रताप और उनकी पत्नी मालती का सारा दिन अपने पोते के साथ खेलने में बीत जाता। नीता भी घर के काम को निपटाकर बच्चे में बिजी हो जाती। शादी के बाद से नीता कभी भी मायके नहीं जा पाई थी। नीता के पापा पहुंच गए गुजरात अपनी बेटी को लेने। सास ससुर भी खुशी खुशी विदा कर दिए। नीता फिर से अपने गांव की मिट्टी में वापस आ गई। बेटा भी 6 महीने का हो गया था। यहाँ पर भी सारा दिन कभी नानी तो कभी मामी, कभी मामा, सबके हाथ का गुड्डा था। नीता फिर से वैसे ही कबड्डी खेलती बगीचे में छोटे छोटे बच्चों के साथ। नीता को देखकर गांव की औरतें खूब हंसती और बोलती, अरे अब तो बड़ी हो जाओ और नीता एक बच्चे की माँ बन गई हो। फिर से जोर जोर हंसने लगती। इधर गुजरात में अचानक से नीता के ससुर की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर संजीव भी नीता को लेने आ गया, क्योंकि नीता के ससुर की इच्छा थी कि बहू और पोते को देखने की। नीता भी फटाफट तैयार हो पति के साथ निकल जाती है। गुजरात पहुंचते ही सबसे पहले नीता भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है और ससुर को इस हालत में देख जोर जोर रोने लगी। ससुर जी की सासें भी मानो बहू और पोते का ही इंतजार कर रही थी। कब उनकी सासें उनका साथ छोड़ दी किसी को नहीं पता चला। देखते ही देखते पूरे परिवार में मातम छा गया। मालती, नीता की सास, तो पूरी तरह से टूट गई थी। सारी जिम्मेदारी नीता पर आ गई थी और बिजनेस की संजीव पर आ गई थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक दूसरे का सहारा बने थे। वो कहते हैं ना, वक्त हर घाव भर देता है। वही हुआ। अब
तो नीता के देवर की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे और राजीव की भी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और नीता जिठानी बन गई। देवरानी भी बड़ी ही सुंदर, सुशील और मासूम सी थी। अब तो सारा दिन दोनों खूब मस्ती मजाक करती थी। नीता की एक आदत थी, संजीव जब भी घर आता दिन भर के कामों से थक कर नीता जोर जोर गाना गाने लगती। मुझे 9 लाखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूँगी ओ सैया दीवाने। और संजीव भी मुस्कुराकर गले लगा लेता और बोलता, हाँ हाँ जल्दी बनवा देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नीता को दूसरी बार भी बेटा ही हुआ, जबकि नीता को बड़ी चाहत थी बेटी की, पर दूसरा भी बेटा हुआ और देवरानी को बेटी हुई। सारा परिवार फिर से खूब जश्न मनाया। संजीव और राजीव दोनों भाई मिलकर अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सारा दिन रात मेहनत करते। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और नीता बेटी की चाहत में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि बेटी ही होगी, पर कहाँ, दुनिया तो कोई और ही चलाता है। इस बार भी बेटा ही हुआ। अब नीता बोली कि मुझे ऑपरेशन करवाना है और ऑपरेशन भी हो गया। वहीं कुछ दिनों के बाद देवरानी को दोबारा से बेटी हुई। सारा परिवार बड़ी शिद्दत से छोटी सी छोटी खुशियां भी मिलजुल कर मनाते थे, मानो इस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं थे, और अगर होते भी तो सारा परिवार मिलकर निपटा लेता था। नीता को कभी मायके जाना होता तो देवरानी रोने लगती, दीदी मैं भी चलूँगी आपके साथ। और होता भी यही था। दोनों देवरानी जिठानी एक साथ मायके जाती थी। देवरानी का नाम कांति था। कांति का स्वभाव भी शांत था और इसी व्यवहार से नीता के मायके वाले जितना प्यार नीता को करते थे उतना ही प्यार कांति से भी करते थे। नीता की उम्र 36 की हो गई थी, पर अल्हड़पन से सबको परेशान करना नहीं छूटा। बच्चे भी बोलते मेरी मम्मा सिंगल पीस बनी है। संजीव बिजनेस का ज़्यादा टेंशन लेता था, जिसकी वजह से वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता था। बुखार होने पर भी काम में ही व्यस्त रहता था। धीरे धीरे संजीव को पीलिया हो गया। डॉक्टर ने कहा आपको पूरी तरह से रेस्ट की ज़रूरत है, पर संजीव बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जिसका परिणाम स्वरूप संजीव की हालत गंभीर होने लगी और आईसीयू में एडमिट कराया गया। अब तो मानो पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। नीता सास को संभालती, बच्चों को संभालती, साथ में देवर के बिजनेस में मदद करती। सारा दिन कभी घर, कभी हॉस्पिटल तो कभी बिजनेस। अब एक मशीन सी जिंदगी हो गई थी नीता की। एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पति की हालत गंभीर है। नीता के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि संजीव कोमा में चला गया है। अब तो नीता की ज़िंदगी वीरान सी हो गई। सारा दिन उछलने वाली नीता टूटने लगी थी। उसे नहीं समझ में आता कि क्या करे, कैसे करे, सब कुछ कैसे संभाले। बच्चे भी अपने पापा के लिए भगवान के आगे रोते रहते। बच्चे भी तो छोटे छोटे थे। नीता पूरे परिवार मजबूती से संभाले हुई थी। हॉस्पिटल जाती तो संजीव के हाथ को अपने हाथों में लेकर रोती और दिन भर की बातें बताती कि क्या हुआ ऑफिस में, बच्चे क्या बोले, माँ क्या बोली। उसे लगता कि शायद वो कोमा से बाहर आ जाए, पर हर दिन मायूसी ही हाथ लगती। धीरे धीरे 2 साल बीत गया। संजीव को कोमा में गए, बस सांसें चल रही थी। नीता भी मजबूती से खड़ी थी। रात के अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ती थी। फिर अगले ही पल याद आ जाता कि मैं अगर टूट गई तो मेरे बच्चों का, मेरी माँ जैसी सास, भाई जैसा देवर और छोटी बहन जैसी देवरानी को कौन संभालेगा। ये सब सोचकर नीता अपने आंसुओं के सैलाब को पी जाती थी। नीता अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में जाकर गरीबों को खाना खिलाती थी। कोई भी साधु संत उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था और बदले में बोलती, बाबा मेरे पति जल्दी से घर वापस आ जाएं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन ये चमत्कार भी हुआ। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि संजीव को होश आ गया है। अब तो नीता के तो मानो पैर ही नहीं पड़ रहे थे ज़मीन पर। और क्यों ना पड़े, सबसे बड़ी खुशी जो मिली थी तपस्या का, उसके सब्र का फल मिला था।
उसकी भाग भाग कर नीता हॉस्पिटल पहुंची और संजीव से लिपट कर रोने लगी। संजीव, रो मत मेरी जान, मैं तुझे 9 लखा हार पहनाए बगैर नहीं जाने वाला। दोनों हंसने लगे। बच्चे, राजीव, संजीव की माँ सारे खुशी से रो रहे थे और एक दूसरे का और प्यार दोनों बांट रहे थे। नीता 1 मिनट के लिए भी संजीव को नहीं छोड़ती, हॉस्पिटल में ही रहती थी। राजीव बोलता, भाभी घर जाकर आराम कर लो, पर नीता किसी की नहीं सुनती थी। संजीव से मिलने के लिए मानो तांता लग गया था हॉस्पिटल में। संजीव, नीता तुम दिन रात मेरी सेवा में लगी हो, घर जाकर आराम कर लो। नीता, ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली। पता चला इधर मैं गई, उधर तुम फिर से मुझे अकेला कर गए तो। संजीव, नहीं पगली, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। संजीव, तुम्हारे चेहरे की रंगत कहीं खो सी गई है, तुम फिर से वही पुरानी नीता मुझे दे दो। नीता, ठीक है, मैं जाके आती हूँ, पर आप मेरा इंतज़ार करिएगा। संजीव, पक्का। नीता अपने देवर को हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती है और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होने लगती है। अलमारी खोलती है साड़ी निकालने के लिए तो अपना शादी का जोड़ा निकालती है और सोचने लगती है कि आज के 13 दिन बाद एनिवर्सरी है। अगर राजीव जल्दी से ठीक हो घर आ जाएंगे तो मैं विष्णु भगवान की पूजा रखूँगी घर में। तभी अचानक से फ़ोन की रिंग से उसकी सोच भंग हो जाती है। सामने फ़ोन पर राजीव था। बोला, भाभी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। नीता, क्या बात है देवर जी, रुआ से भरे स्वर से। राजीव, बस आप आ जाइए। नीता वापस से हॉस्पिटल भाग कर आती है। बाल धुले हुए, करली करली बाल, लाल लाल सिंदूर मांग में भरे हुए, लाल रंग की साड़ी पहने दुल्हन की तरह तैयार थी। नीता मानो कोई अप्सरा हो, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज जिसके लिए वो इतनी तैयार हुई है वो तो पहले ही जा चुका था। हॉस्पिटल जाते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है, छूट रहा हो, और उसके अंदर का डर भी सच हो गया। हॉस्पिटल में जाते ही देखती है राजीव वहीं ज़मीन पर लेटकर पागलों की तरह रो रहा था। नीता राजीव से रो रो कर पूछती है, क्या हुआ देवर जी? राजीव, भाई हम सबको छोड़कर चले गए भाभी। नीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे कहा है मेरा इंतज़ार करेंगे। और भागकर अंदर संजीव के पास जाती है और संजीव को अपनी बाहों में कसकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ, बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? आज पूरे 2.5 साल बाद मैं सिर्फ आपके लिए तैयार हुई हूँ, उठिए बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। नीता की आंखों से आंसू आना बंद हो गया और जैसे लगा कि वो पागल हो गई थी। संजीव के मुंह में उंगली डालती और बोलती, उठिए ना, एक बार फिर से मुझे देखिए और मेरी तारीफ़ करिए। अरे हाँ, हमारी एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है, इसीलिए वापस कोमा का बहाना बना लिए कि कहीं मैं फिर से 9 लखा हार ना मांग लूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए 9 लखा, बस आप अपनी आंखें खोल दीजिए। लेकिन संजीव अब उठने वाला नहीं था, वो तो सब कुछ छोड़कर जा चुका था। संजीव की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। रेला लग गया था हॉस्पिटल में। राजीव को, संजीव की बॉडी को और नीता को घर लाया गया। चीख पुकार की आवाज़ से मानो आसमान का भी कलेजा फट गया था। बच्चे पापा को आवाज़ दे रहे थे, माँ बेटे को, भाई को, और नीता की आंख से एक बूंद भी नहीं गिरा। सबको चुप कराती बोलती, ये मजाक कर रहे हैं, वापस कोमा में जाने का पागल हो तुम लोग, ये मस्ती कर रहे हैं। फिर बेहोश हो जाती। किसी तरह से होश में लाया जाता नीता को तो चिल्लाने लगती थी कि नीचे ज़मीन पर कभी नहीं सोए हैं, ऊपर मेरे कमरे में ले चलो कोई। फिर बेहोश हो जाती। सब पास पड़ोस वाले मिलकर अंतिम संस्कार कर दिए, पर नीता को कुछ नहीं पता। उसका साथ श्रृंगार उतर गया, उसे कुछ नहीं पता, पागल हो गई थी। उसको यही लगता था कि वो कोमा में सबसे कहती, अभी मुझे बोले हैं तैयार होकर हॉस्पिटल आना, अभी मुझे जाना है। नीता के मायके वाले, बड़े पापा, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया भाभी, बहन, छोटा भाई,
सब लोग नीता के पास पहुंच गए। सब चिल्ला चिल्ला कर रोते, पर नीता पथरीली आंखों से देखती थी सबको और पूछती, हुआ क्या? आप लोग क्यों रो रहे हो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नीता को डॉक्टर बोला, इनको रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगी। सब अपनी अपनी कोशिश करते, पर कामयाब कोई नहीं होता। धीरे धीरे संजीव का 13वां आया और ये भी संजोग ही था, उसी दिन एनिवर्सरी भी था। अचानक से पार्सल वाला आया, ऊपर नीता का नाम था। नीता ने ज्यों ही खोला, चीख पड़ी। उसमें कुछ और नहीं, 9 लखा हार था जो संजीव ने ऑर्डर दिया था। नीता हार लेकर इतना जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी, मानो उसके दर्द से आसमान भी फट जाएगा। वहाँ पर सारे लोग रो रहे थे। नीता का दुख सिर्फ वही समझ सकती थी। नारी को नारायणी यूं ही नहीं कहा गया है, खुद देवताओं ने ये उपाधि दी है। बड़े से बड़ा दुख भी सह लेती हैं नारियाँ। वही हुआ नीता के साथ भी। धीरे धीरे समय की रफ्तार अपनी धुन में बढ़ता गया। करीब 2 महीने बाद पहली बार नीता अपने बेडरूम में गई तो उसे लगा कि संजीव अपने बेड पर बैठा उसे ही निहार रहा था और बोला, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में? मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। नीता के बड़े बेटे का नाम प्रिंस था। नीता प्रिंस के पापा चिल्लाकर दौड़ गई। तभी राजीव और कांति ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी शांत हुई नीता, तब राजीव ने बड़े प्यार से भाभी की गोद में सर रख दिया। बोला, भाभी माँ, आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं संभाल सकता ये सारा बिजनेस। मैं भी टूट रहा हूँ, अंदर ही अंदर रोज मर रहा हूँ। आप सिर्फ भाभी नहीं हैं, आप तो मेरे भैया भी हैं। आपको अपने आप को संभालना ही होगा। तभी नीता की सास मालती भी नीता के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी और बोली, हाँ बेटा, एक बार मेरे बारे में सोचो, मेरी ओर देखो। क्या तुम मुझे मेरा बेटा नहीं दे सकती हो? संजीव के बाद तो तुम ही मेरी संजीव हो। हम सबको तुम्हें ही संभालना है। नीता सबके प्यार को देखकर रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि उसका मन हल्का ना हो गया। कांति, राजीव, बच्चे सब सारा दिन नीता के आगे पीछे लगे रहते थे। अगले दिन राजीव ने कुछ पेपर लाकर नीता को दिया और बोला, भाभी, सारा बिजनेस अब आपके नाम पर है। पहले भैया के नाम था, अब आपको संभालना है और कल से आपको ही सारी मीटिंग अटेंड करनी होगी, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नीता भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर ली थी कि अब रोना नहीं है, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और वही हुआ। नीता ऑफिस जाने लगी। कभी कोई मीटिंग तो कभी कोई मीटिंग रहता। नीता की ज़िंदगी एक बार फिर से दौड़ने लगी। सीधी साधी नीता आज एक सुपर और सफल बिजनेस वूमेन बन गई। जितना प्यार सारे घर वाले नीता से करते थे, उनसे कहीं ज़्यादा नीता अपने परिवार से करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बड़े बेटे प्रिंस की शादी नीता ने एक गरीब परिवार में ही तय की। उसका मानना था कि मेरे ससुर जी ने मेरे परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिए, तो मैं भला कैसे। अब नीता फिर से एक नए रिश्ते में बंध गई। वो था सास का, और जितना अच्छा रिश्ता नीता का अपनी सास से था, उतना ही अच्छा अपनी बहू से था। और देवरानी कांति का तो क्या कहना। 2 जिस्म एक जान थी दोनों। हर कोई बोलता देवरानी जिठानी हो तो इन दोनों जैसी हो। कुछ समय बाद नीता को बड़ा ही प्यारा पोता भी हुआ, जबकि इस बार भी उसे पोती ही चाहिए थी, पर क्या कर सकती है। नीता दादी भी बन गई, पर बदमाशियाँ और चुलबुलापन वैसे का वैसे ही रहा। रोते हुए हंसाना नीता के लिए चुटकी लेने का काम था। हर किसी के दुख में दुखी होना और दूसरे की खुशी में खुश होना, ये सबसे बड़ा गुण था नीता का। यही वजह थी जो हर कोई नीता का हो जाता था। जिस नीता ने कभी खाना नहीं बनाया था, आज वो गुजरात में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। एक सफल सुपर बिजनेस वूमेन। इसमें उसके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ था। बिजनेस के साथ साथ पूरे परिवार को लेकर चलती थी।
कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। नीता ने एक बहू होने का फ़र्ज बखूबी निभाया और उसके परिवार वालों ने भी बहू को बेटी बना लिया था। काश ऐसा परिवार हर लड़की को मिले और हर लड़की ऐसे ही अपने ससुराल को अपना परिवार बना ले। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।